अच्छी चल रही होगी। तो आज का हमारा जो विषय है, जिन टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, उनमें इंग्लिश का ज़्यादा यूज़ होगा। लेकिन अगर कोई हिंदी माध्यम का विद्यार्थी है जिसको किसी शब्द में दिक्कत होती है, तो वो पर्टिकुलरली या तो डायरेक्टली मुझसे पूछ सकता है, या फिर चैट बॉक्स में आप वो वर्ड पूछ सकते हैं। मैं उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन, इंग्लिश मीनिंग आपको बता दूँगा। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले आज की क्लास में मैं आपको एक प्रॉपर रिसर्च थीसिस दिखाना चाहता हूँ। इसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं, ताकि आप समझ सके कि डेटा कलेक्शन क्यों ज़रूरी होता है। देखिए, ये एक ग्राफ है और इसके नीचे इसका एक्सप्लेनेशन है। इसी तरह से कोई भी रिसर्चर, जैसे आप भी जब पीएचडी स्कॉलर बनेंगे, तो अलग अलग तरीके से, अलग अलग मेथड से आप डेटा को कलेक्ट करेंगे और फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे अपने थीसिस में। इतना ही नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट जब कोई पॉलिसी बनाती है, उससे पहले वो ये पूरा प्रोसेस करती है। जैसे इंडिया में इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस रिसर्च, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, तमाम तरह की, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, तमाम तरह की बॉडीज़ हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ये बॉडीज़ यही काम करती हैं कि वो रिसर्च प्रोजेक्ट्स इनवाइट करती हैं डिफरेंट मुद्दों पे, जो कंकरेंट रेलेवेंस के होते हैं, और उसके बाद उस पर रिसर्च करवाती है और फिर पॉलिसी मेकर्स को उसका इनपुट देती है। इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट वेरिएबल होता है डेटा। अभी आज के समय में हम सभी देखते हैं सोशल मीडिया पे, न्यूज़पेपर में, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे कि बिग डेटा की बात हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। ये सारे बज़वर्ड्स भी डेटा और डेटा कलेक्शन के मेथड्स के बाद ही तर्क संगत होते हैं, लॉजिकल होते हैं। तो सबसे पहले जो आज हम एड्रेस करेंगे, क्लास का सीक्वेंस ऐसा होगा कि पहले हम डेटा कलेक्शन, स्केलिंग, डेटा कलेक्शन और टाइप्स ऑफ डेटा एंड मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन पढ़ेंगे। फिर हम स्केलिंग पे आएंगे। स्केलिंग के बाद हम समझेंगे कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है। तो सबसे पहले, व्हाट इज डेटा। केनेथ वॉल्ट्स ने बहुत फेमसली कहा था कि एवरी फैक्ट इज ऑलरेडी अ थियरी एंड एवरी डेटा कैन लीड अस टू फैक्ट्स। तो ऐसी सिचुएशन में डेटा वो इंफॉर्मेशन है विच इज आउट देयर टू बी सोर्स्ड बाय अ रिसर्चर। डेटा ऑलरेडी मौजूद एक जानकारी है, एक फैक्ट है, एक वेरिएबल है, जो कि मौजूद है हमारे आसपास, हमारे रिसर्च टॉपिक के आसपास, हमारे लार्जर एरिया ऑफ इंटरेस्ट में, हमारे समाज में, इकोनॉमी में, पॉलिटिक्स में, ह्यूमन माइंड में, हर जगह डेटा इन्वॉल्व है। उसको बस रिसर्चर का काम होता है कि वो जाकर कलेक्ट करे, और कलेक्ट करने के बाद उस डेटा से कुछ फैक्ट ड्रॉ करे। इसी प्रोसेस को रिसर्च में डेटा कलेक्शन और डेटा इंटरप्रिटेशन कहते हैं। ठीक है, डेटा का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो किसी भी सब्जेक्ट मैटर में डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, how many people are consuming chocolates and how many people are consuming apples। जब इसका डेटा हमारे पास होगा तो अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन को गाइड किया जा सकेगा कि कितने एप्पल का प्रोडक्शन होना चाहिए और कितने चॉकलेट का प्रोडक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले, व्हाट इज डेटा। डेटा इज अ फ्रैगमेंट ऑफ फैक्ट अवेलेबल इन द एटमॉस्फेयर विच इज द ड्यूटी ऑफ द रिसर्चर टू बी कलेक्टेड एंड एनालाइज। फर्स्ट स्टेप। उसके बाद हम आते हैं कि व्हाई डू वी नीड डेटा इन सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज रिसर्च। तो सबसे पहले डेटा की जरूरत इसलिए है क्योंकि आप उससे कुछ ड्रॉ कर रहे हैं, कुछ इन्फ्रेंस ड्रॉ कर रहे हैं, कुछ कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं, कुछ certain aspects of your research is dependent on data. For example, I will give you example from my research, that what is the impact of cultural diversity on German corporate sector। जर्मनी में जो कॉर्पोरेट्स हैं उन पे कल्चरल डाइवर्सिटी का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। इस स्टडी में जब तक मुझे ये पता नहीं होगा कि कल्चरल डाइवर्सिटी से रिलेटेड डेटा क्या है, वो डेटा ऑलरेडी मौजूद है, और उस डेटा को बिना जाने हुए मैं अपने रिसर्च को परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। बिना डेटा के मेरा रिसर्च एक तो यूजलेस होगा, दूसरा इट विल लैक इन रिलायबिलिटी, तीसरा इट विल नॉट हैव एनी वैलिडिटी व्हाटसोएवर। इट विल जस्ट बी, माय थीसिस विल ओनली बी अ फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट, उसमें कोई फैक्ट नहीं होगा। तो हार्ड फैक्ट्स को गेन करने के लिए इस प्रोजेक्ट में हमें ये जानने की जरूरत है कि व्हाट इज द डेटा रिलेटेड टू कल्चरल डाइवर्सिटी। अब नेक्स्ट स्टेप है कि डेटा को कलेक्ट करने के दो मेजर तरीके होते हैं। पहला तरीका ये होता है कि ऑलरेडी जो पब्लिश्ड लिटरेचर है, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स हैं, या फिर
पहले किसी ऑथर ने, किसी रिसर्च स्कॉलर ने, किसी साइंटिस्ट ने, किसी प्रोफेसर ने कोई काम किया है, उन्होंने अपने थीसिस में, अपने आर्टिकल में, अपने पीस ऑफ राइटिंग में उस डेटा का जिक्र किया है, तो उसको आप कलेक्ट करते हैं। तो इस तरह की रिसर्च को हम लोग सेकेंडरी रिसर्च या सेकेंडरी डेटा कलेक्शन कहते हैं। इसमें गवर्नमेंट रिपोर्ट्स एक एक्सेप्शन है। गवर्नमेंट रिपोर्ट्स विल ऑलवेज बी अ सोर्स ऑफ प्राइमरी डेटा, ठीक है। सेकेंडरी डेटा में एवरीथिंग एल्स विच इज रिटन एंड पब्लिश्ड अदर देन गवर्नमेंट रिपोर्ट्स विल कम। अब ये सेकेंडरी डेटा क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कोई भी रिसर्चर फ्रॉम द ग्राउंड अप खुद जर्मनी जा करके 5 साल रह करके डेटा कलेक्ट करेगा, तो अगर वो 5,000 लोगों से मिलेगा तो 5,000 लोगों का डेटा एसिमुलेट और एनालाइज करना, इट इज़ नॉट इकोनॉमिकल, इट इज़ नॉट रैशनल, इट इज़ नॉट लॉजिकल। इसीलिए हम लोग सेकेंडरी डेटा पे फोकस करते हैं। जब सेकेंडरी डेटा का एक जगह हम रिजर्वॉयर बना लेते हैं या फिर एक जगह लिख लेते हैं, एक जगह कंपाइल कर लेते हैं, फिर हम उसको पढ़ते हैं। उसको पढ़ने के बाद उस सेकेंडरी डेटा से हम कुछ फैक्ट्स ड्रॉ करते हैं। इनमें भी दो तरह के फैक्ट्स होते हैं या दो तरह के प्रोडक्ट्स या कंक्लूजन्स होते हैं। एक होते हैं जो ऑलरेडी उन रिसर्चर्स ने, जिन्होंने ये डेटा कलेक्ट किया था, उन्होंने दिए। दूसरा होता है चूंकि उनके रिसर्च करने के कुछ समय बाद हम वो रिसर्च कर रहे हैं, तो उसमें हम ऐड करते हैं अपना एनालिसिस। That for example, if a research was done in 2010 or for that matter in 2020, it may or may not include the impact of eurozone crisis, global recession, or in the later case कोरोना वायरस का इम्पैक्ट। तो ऐसी सिचुएशन में 2024 में अगर कोई रिसर्च होगी या 2023 में कोई रिसर्च होगी, तो वो कोरोना वायरस के इम्पैक्ट को सोसाइटी पे, इकोनॉमी पे, पॉलिटिक्स पे और अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाएगी। डेटा वो 2019 और 20 का ही यूज करेंगे, 2008 और 10 का ही यूज करेंगे, लेकिन उनके इंटरप्रिटेशन में ज्यादा देयर विन सेट विल बी लार्जर। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो 2010-12 में आर्टिकल लिखे गए थे उस समय तक सारे फैक्ट बाहर नहीं आए थे, लेकिन जो 2010 के टाइम फ्रेम को एनालाइज करते हुए कोई रिसर्चर 2016-17 में रिसर्च करेगा और आर्टिकल पब्लिश करेगा, वहां डेटा का पूल बहुत लार्ज होगा। तो इसलिए सेकेंडरी डेटा को पढ़ना, उसको एनालाइज करना बहुत जरूरी। लेकिन सिर्फ यही काफी नहीं होता है। एक रिसर्च को साउंड होने के लिए, अच्छा होने के लिए, गुड होने के लिए प्राइमरी रिसर्च की बहुत जरूरत होती है। अब प्राइमरी रिसर्च क्या होता है? प्राइमरी रिसर्च होता है ओरिजिनल रिसर्च। हो सकता है कि एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या एक एनजीओ या एक बड़ा यूनाइटेड नेशंस जैसा ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़े लेवल पे रिसर्च कर सके, फेसबुक बहुत बड़े लेवल पे सर्वे कर सके, गूगल बहुत बड़े लेवल पे डेटा को एक जगह इकट्ठा कर सके, लेकिन जो ह्यूमन माइंड होता है, एक इंडिविजुअल का जो अप्रोच होता है, उसमें 3 चीजें होती हैं। पहला, हिज और हर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। कोई इंसान अगर 10 साल से पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा है, 5 साल से एक टॉपिक पे पीएचडी कर रहा है, मतलब ही हैज हायर डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन इन दैट सब्जेक्ट। ऐसी सिचुएशन में वो इंसान प्राइमरी डेटा खुद से क्रिएट करता है और जो ऑलरेडी प्राइमरी डेटा इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रिपोर्ट्स अवेलेबल है उसको एनालाइज करता है। अब प्राइमरी डेटा को कलेक्ट कैसे करते हैं? प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए सबसे पहले हाउ क्वेश्चन को एड्रेस करना है। हाउ क्वेश्चन मतलब प्राइमरी डेटा को कैसे कलेक्ट किया जाए। उसका सबसे प्रेवलेंट या सबसे फेमस या सबसे नॉर्मल जो टेक्निक है वो है इंटरव्यू टेक्निक। इंटरव्यू भी कई तरह के होते हैं। आप लोगों ने हॉथरोन एक्सपेरिमेंट के बारे में सुना होगा, जो एल्टन मायो ने किया था। एल्टन मायो एक फैक्ट्री में गए, उन्होंने उस फैक्ट्री में एक जगह चुपचाप एक कुर्सी लगा ली। वहां बैठकर वो पूरे वर्क प्लेस पे होने वाले सारी हरकतें, लोग क्या काम कर रहे हैं, आपस में कितना कम्युनिकेट कर रहे हैं, बॉस के चेम्बर में कौन सा एम्प्लॉय कितनी बार जा रहा है, उस एम्प्लॉय का डेस्क बॉस के डेस्क से कितनी दूरी पर है, क्या लोग आपस में बात कर रहे हैं। अगर रोज के रूटीन में कुछ चेंज कर दिया गया, फॉर एग्जांपल 6 लोगों का एक ग्रुप एक टेबल पे या एक कन्वेयर बेल्ट पे काम कर रहा है, उस ग्रुप के डायनामिक्स को चेंज कर दिया गया, उनमें से 2 लोग किसी और ग्रुप में डाल दिए गए और 2 नए लोग लाके डाल दिए गए, तो क्या चेंज हो रहा है ह्यूमन बिहेवियर में, इन सबको उन्होंने ऑब्जर्व किया। हॉथरोन एक्सपेरिमेंट के बाद एल्टन मायो ने ह्यूमन रिलेशंस की थियोरी दी। ये होता है ऑब्जर्वेशनल मेथड। इंटरव्यू के अंदर आप डायरेक्ट 1-to-1 क्वेश्चंस पूछते हैं और आंसर पाते हैं,
ये फिजिकल भी हो सकता है, एंड बिकॉज वी आर इन दैट फेज ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन जहाँ कोविड आया है, थ्रू क्वेश्चन सेंड थ्रू ईमेल भी हो सकता है। ऑब्जर्वेशन मेथड में सबसे अच्छी बात यह होती है कि इंटरव्यूअर के होने का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है रिस्पोंडेंट्स के बिहेवियर पे। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे कोई पूछे, इमेजिन दैट यू आर लिविंग इन हिटलर्स जर्मनी, आप हिटलर के जर्मनी में हैं, वहाँ आपसे कोई बाहर किसी देश का रिसर्चर आकर के पूछे कि आपकी कंट्री में क्या अच्छा और क्या बुरा है, तो हो सकता है आप खुल के बात ना कर पाए। लेकिन अगर किसी चाय की दुकान पे बैठ के सब लोग बात कर रहे हो और वहाँ एक रिसर्चर चुपचाप बैठ जाए, तो लोगों के बीच में सरकार को लेकर क्या बात हो रही है, इसे वो और बेहतर तरीके से ऑब्जर्व कह पाएगा। इसे रिस्पोंडेंट बायस भी कहते हैं। इंसान नए एलियन इंडिविजुअल के सामने या बिल्कुल ही नए अननोन इंडिविजुअल के सामने पूरी तरह से खुल नहीं पाता है। इसकी वजह से रिसर्च पॉल्यूट भी होता है, या रिसर्च में जो एक्यूरेसी है, जो वैलिडिटी है, वो भी कम हो जाती है। इसीलिए ऑब्जर्वेशन मेथड इज वेरी गुड व्हेन यू आर डूइंग अ क्वालिटेटिव स्टडी। अगर आप कोई क्वालिटेटिव स्टडी कर रहे हैं, जैसे कल की क्लास में मैंने इंदिरा आवास योजना की एग्जाम्पल दिया था। इंदिरा आवास योजना में अगर आप घर में जाकर पूछेंगे कि क्या आपको ये घर अलॉट हुआ था, आप यहाँ रह रहे हैं, तो 95% लोग आपसे झूठ बोलेंगे कि हाँ हमें ही अलॉट हुआ था, हम रहे थे। लेकिन आप मोहल्ले में यूं ही चुपचाप घूमकर ऑब्जर्व करके लोगों के पुराने एड्रेस और नए एड्रेस दोनों को मैच करेंगे तो आपको सच्चाई अच्छे से पता चल जाएगी। यही ऑब्जर्वेशनल मेथड होता है। अब इसकी ऐसा नहीं है कि एवरीथिंग इज गुड विथ ऑब्जर्वेशनल मेथड। इसकी सबसे बड़ी खराबी ये है, या ड्रॉबैक ये है कि ये इतना आसान नहीं है। वन, इट इज़ वेरी टीडियस। सेकेंड, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। खुद से जा करके अगर आप कोई रिसर्चर जेएनयू का, किसी भी यूनिवर्सिटी का, जर्मनी पे, आयरलैंड पे, ब्रिटेन पे रिसर्च कर रहा है, वहाँ जा करके ऑब्जर्व करना फॉर से 15 days, 1 month, 2 months, 6 months, it is a very expensive preposition। तो ये प्रैक्टिकलिटी के एस्पेक्ट पे थोड़ा कम है। दूसरी लिमिटेशन ये होती है कि पार्टिसिपेंट और नॉन पार्टिसिपेंट में कभी कभी फर्क करना मुश्किल हो जाता है। अगर आपने डिक्लेयर नहीं किया है कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछने आया हूँ, मैं इंटरव्यूअर हूँ, तो लोग हो सकता है नॉन सीरियस एटीट्यूड में भी आपको आंसर्स देने लगे। तो इससे भी रिसर्च पॉल्यूट होती है, या रिसर्च की वैलिडिटी पे फर्क पड़ता है। अगला जो मेथड होता है वो होता है डायरेक्ट इंटरव्यू। अब देखिए, इंटरव्यू लेना या इंटरव्यू देना जितना आसान लगता है उतना आसान होता नहीं। इंटरव्यूअर के बिहेवियर से, इंटरव्यूअर के इंटरव्यूई से, रिस्पोंडेंट से डिस्टेंस, जब वो कितनी दूर बैठा है, कितना आई कांटेक्ट हो रहा है, व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन, आर द क्वेश्चंस ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड मतलब जिसमें रिस्पोंडेंट 3 4 5 लाइन या 10 लाइन में अपनी बात कहेगा। क्लोज एंडेड क्वेश्चन मतलब जिसमें सिर्फ यस या नो का आंसर देना है। तो टाइप ऑफ क्वेश्चन से, इंटरव्यूअर के एटीट्यूड से, एनवायरमेंट से, अगर आप वर्क प्लेस डायनामिक्स पे रिसर्च कर रहे हैं और ऑफिस में जाके क्वेश्चन पूछेंगे, तो हो सकता है लोग बहुत खुल के आपको सच्चाई ना बताएं। लेकिन अगर आप ऑफिस के बाहर लोगों से बात करेंगे तो हो सकता है वो आपको और ज़्यादा डिटेल में बात बताएं। तो इंटरव्यू भी एक बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस होता है। इसमें भी ऑब्जर्वेशनल मेथड वाले चैलेंजेस होते हैं कि अगर आप फिजिकल इंटरव्यूज करना चाहते हैं, देन यू कैन ओनली डू इंटरव्यूज विथ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल। तो डेटा कलेक्शन जो है वो आपका सैंपल साइज इट इज लिमिटेड। एट द मैक्स यू कैन इंटरव्यू 50 पीपल। और इफ यू आर डूइंग अ लोकल प्रोजेक्ट, अपने घर के आसपास कर रहे हैं, अपने शहर में कर रहे हैं, तो 100 लोगों का इंटरव्यू ले पाएंगे। क्योंकि इंटरव्यू में ऑन एन एवरेज 40 से 50 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन पे 5 मिनट टाइम लगेगा। तो ऐसे में डिटेल्ड रिसर्च में इंटरव्यू भी एक बहुत कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है, इतना ईजी नहीं है जितना सुनने में लगता है। अब अगर दो लोगों ने आइडेंटिकल आंसर दिया, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ क्वेश्चन दैट डू यू फील कंफर्टेबल इन द ऑनलाइन क्लासेस ऑर्गेनाइज्ड बाय एबीवीपी। तो इसमें दो लोगों ने यस आंसर दिया, लेकिन उस यस के बाद वो इंसान क्या कहना चाह रहा है इसको जानना भी बहुत डिफिकल्ट होता है। इसके लिए क्वालिफाइड क्वेश्चंस होते हैं, एक क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वालिफाइंग क्वेश्चन होता है या सब्सटीट्यूट क्वेश्चन होता है। फिर इस इंटरव्यू के डेटा को एनालाइज करते टाइम इसकी ऑब्जेक्टिविटी को बनाए रखना भी रिसर्चर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है।
इसलिए इंटरव्यूज में साउंड अ वेरी प्रैक्टिकल और वेरी इजी स्टेप, बट दे आर नॉट सो इजी। जो सबसे बड़ा चैलेंज है इंटरव्यूज में वो है क्वेश्चंस को फ्रेम करना। अगर क्वेश्चंस डिटेल्ड नहीं होंगे, इफ दे आर ओनली ओपन एंडेड और ओनली क्लोज्ड एंडेड, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि पूरा सच बाहर निकल के नहीं आएगा और रिसर्च बहुत फ्रूटफुल नहीं हो पाएगी। तो क्वेश्चनेयर बनाते टाइम रिसर्चर को बहुत सालों का एक्सपीरियंस, एक सुपरवाइजर, एक प्रॉपर माइंडसेट, some practical experience. For example, if you are working in a particular defined area, से सोशियोलॉजी में मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं, तो अलग अलग जियोग्राफिकल रीजन, अलग अलग कल्चर्स में मैरिज के क्या डायनामिक्स हैं उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप मैरिज के ऊपर एक अच्छा क्वेश्चनेयर बना पाएंगे। ठीक है। अब क्या होता है, जो नेक्स्ट स्टेप होता है, एक बार इंटरव्यूअर ने इंटरव्यूज ले लिए, उसके पहले देखिए फॉरेन कंट्रीज में तो यहाँ तक होता है कि इंटरव्यू लेने के लिए आपको एक अग्रीमेंट ऑफ सीक्रेसी भी साइन करना होता है कि आप रिस्पोंडेंट का नाम और डेजिग्नेशन कहीं नहीं बताएंगे। तो ये सारे प्लेथोरा ऑफ चैलेंजेस होते हैं इंटरव्यू मेथड में भी। इंटरव्यूज 3-4 तरीके से होते हैं फ्रेंड्स। एक तो होता है टेलीफोन के ऊपर इंटरव्यू लेना। आजकल जैसे हम अभी गूगल मीट पे क्लास कर रहे हैं वैसे भी हम लोग इंटरव्यूज लेते हैं। फिर होता है ईमेल के थ्रू क्वेश्चनेयर भेज देना। फिर होता है फिजिकल इंटरव्यूज। इसके अलावा भी वन ऑन वन इंटरव्यूज होते हैं, ग्रुप इंटरव्यूज होते हैं, इंटरव्यूज वेयर द इंटरव्यूअर कैन सी और फील द इंटरव्यूई या रिस्पोंडेंट, और interviewer is sitting in some other room and interviewee or respondent is sitting in some other room। इस तरह के सिनेरियोज होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंटेक्स्ट एंड द टाइप ऑफ रिसर्च बीइंग परफॉर्म। ठीक है। दूसरा, इंटरव्यू और इंटेरोगेशन में फर्क होता है। इंटरव्यू में देयर इज नो एलिमेंट ऑफ इधर ग्रीड और फियर। इंटेरोगेशन में पुलिस आपसे पूछताछ करती है तो डराती धमकाती है, और एग्जाम में अगर कोई इंटरव्यू होता है यूपीएससी वगैरह का या जेएनयू में आपका इंटरव्यू होगा, वहाँ पे आपके मन में एक लालच होगा कि मैं ये इंटरव्यू क्लियर कर गया या कर गई तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता है। तो इन सारी चीज़ों को क्वेश्चन आंसर करते टाइम ध्यान देना है कि क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है। अब देखिए, अब थोड़ी सी बात हम लोग क्वेश्चनेयर के ऊपर कर लेते हैं। डेटा कलेक्शन का एक बहुत ही कामयाब तरीका होता है क्वेश्चनेयर्स। इन क्वेश्चनेयर्स को कैसे भेजना है, किस माध्यम से उसका आंसर लेना है, वन वर्ड लेना है, यस नो में लेना है, स्केल्स में लेना है, 1 to 5, 1 to 10, वेरी हैप्पी, हैप्पी, सैड, नॉट इंटरेस्टेड। अलग अलग तरह के क्वेश्चंस के लिए अलग अलग तरह के आंसर के ऑप्शन दिए जाते हैं। इनके टेक्निकल नाम होते हैं, वो आप लोग बुक से भी पढ़ सकते हैं और अभी मैं भी आपको बता दूंगा। तो क्वेश्चनेयर को डिजाइन करने के लिए यू हैव टू कीप इन माइंड दैट अ क्वेश्चनेयर शैल बी बोथ क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव। सिर्फ क्वांटिटेटिव क्वेश्चनेयर रहेगा तो सोशल साइंस में आप सिर्फ डेटा कलेक्ट कर पाएंगे, उसको एनालाइज करने में आपको दिक्कत हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आस्क अ क्वेश्चन, डू यू फील कंफर्टेबल एट योर वर्क प्लेस, और डू यू फील पार्ट ऑफ द लार्जर वर्क कल्चर ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, इस क्वेश्चन का आंसर हर रिस्पोंडेंट बहुत सब्जेक्टिव देगा। लेकिन रिसर्च में सब्जेक्टिविटी के लिए स्पेस थोड़ा कम होता है और ऑब्जेक्टिविटी को ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। तो ऐसे में वो इंसान, वो रिस्पोंडेंट क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, इसके लिए उसको ओपन एंडेड छोड़ना होगा। क्लोज्ड एंडेड यस या नो वाला आंसर नहीं चलेगा। कई बार ऐसा होगा, डू यू नो समवन फ्रॉम अ डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड, तो उसमें आप यस या नो कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन ऐसा होगा, हाउ मेनी ऑफ योर कलीग्स आर फ्रॉम कल्चरली डिफरेंट बैकग्राउंड, उसमें आप दे सकते हैं 0 to 20, 20 to 50, 50 to 100 या नन ऑफ द अबव। तो ऐसे क्वेश्चंस को क्लोज एंडेड रखा जा सकता है। तो द क्वेश्चनेयर शुड बी और शैल बी अ मिक्सचर ऑफ both quantitative as well as qualitative questions. At the same time, the questionnaire shall be focused on both closed-ended as well as open-ended questions. ठीक है, तो ये बेसिक बात है। दूसरा, क्वेश्चनेयर के थ्रू डेटा गैदर करने के प्रोसेस में टाइम लिमिट, जो रिसर्च लिमिटेशंस होते हैं, टाइम लिमिट, लिमिट ऑफ फाइनेंसेस, लिमिट ऑफ
द टाइम ऑफ द रिस्पोंडेंट ऑल्सो, क्वेश्चन फ्रेम करने में तो टाइम लगेगा ही, साथ ही साथ जवाब देने वाले के पास भी टाइम कम होगा। अब ऐसा होगा कि आप कहीं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सारे 50 क्वेश्चन आप उनसे पूछें, आप उनमें से 20 क्वेश्चन पे डिटेल डिस्कशन उनसे कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ आपको ज़्यादा बड़ा कॉन्टेक्स्ट मिलेगा ऑफ द फ्रॉम द पॉलिसी मेकर्स पर्सपेक्टिव, तो आपका जो रिसर्च होगा दैट विल बी मोर एनरिच्ड। इसी तरह एक और चैलेंज होता है जिसको हम लो रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। जैसे आपने बड़े इंथुजियास्टिकली 150 लोगों को क्वेश्चन एयर भेज दिया, लेकिन उनमें से बस 30 लोगों ने अप्लाई किया, तो ये चैलेंज एक क्वेश्चन एयर के साथ होता है। बट उसमें भी 30 लोग भी बहुत होते हैं इफ़ यू हैव चोजन द सैम्पल करेक्टली। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने सैम्पलिंग अच्छे से पढ़ी होगी। अगर आप सैंपल करेक्टली चूज करेंगे विथ अ गुड मिक्स ऑफ पीपल कमिंग फ्रॉम अक्रॉस ऑल करियर्स, रेस, जेंडर एंड कल्चर्स, तो अच्छे से आपको इसका आंसर मिल पाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस हम लोग लास्ट के 15 मिनट्स में लेंगे फ्रेंड्स। आज क्योंकि क्रैश कोर्स है तो हमें बहुत सारा ग्राउंड कवर करना है। ठीक है, मैं आप सब क्वेश्चन लिखते जाइए, मैं लास्ट में सबका आंसर करूंगा। अब देखिए, अलग अलग तरीके होते हैं क्वेश्चंस को, क्वेश्चनएयर को या क्वेश्चंस को या डेटा को ढूंढने के। कुछ लोग शेड्यूल्स बनाते हैं। शेड्यूल बनाना बेसिकली एक टाइम और स्पेस डायमेंशन में अपने रिसर्च को फिक्स कर लेना है कि हम लोग किस तरह चीज़ों को समझेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक आम आदमी से पूछूं कि आप भैया या दीदी या सर या मैडम, आप लोग कल्चरल डाइवर्सिटी या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्या समझते हैं, या स्वच्छ भारत से क्या समझते हैं, आत्मनिर्भर भारत से क्या समझते हैं, तो आम आदमी की भाषा में वो कुछ और होगा। तो इसलिए हमको अपने डेटा को शेड्यूल्स में बांटना होगा, एक स्पेस और टाइम फ्रेम देना होगा, जिससे हम अलग अलग तरह के रिस्पोंडेंट्स के रिस्पॉन्सेज को अलग अलग तरह से गेज कर पाए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चंस और शेड्यूल्स में कुछ डिफरेंस होता है फ्रेंड्स। क्वेश्चनएयर हो सकता है कि थ्रू ईमेल भेज दिया या सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जा करके, उसके आंसर्स को खुद लिखा या रिस्पोंडेंट को लिखने की आज़ादी दी। इवन टू द एक्सटेंट मार्केट रिसर्च में ऐसा भी होता है दैट द हैंडराइटिंग एंड द राइटिंग पैटर्न ऑफ रिस्पोंडेंट्स चेंजेस फ्रॉम क्वेश्चन टू क्वेश्चन। तो इस पे भी साइकोलॉजिकल स्टडीज होती हैं कि ऐसा क्यों हुआ। जब कोई आदमी किसी चीज़ पे ज़्यादा एम्फेसाइज करता है तो पेन की इंक ज़्यादा डार्क होती है, जब वो ऐसे ही यस या नो लिखता है तो बस घसीटते चला जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी रिसर्च में फैक्टर की जाती है। अब देखिए शेड्यूल में क्या होता है, जो खुद रिसर्च कर रहा है, जो इंटरव्यूअर है, वो उसमें डेटा को फिल करता जाता है। तो उस यू कैन कवर मोर ग्राउंड विथ अ शेड्यूल। इंटरव्यू के साथ इतना ज़्यादा डेटा आप कलेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चनएयर से, एक सेकेंड, क्वेश्चनएयर से डेटा को कलेक्ट करना शेड्यूल से डेटा कलेक्ट करने के मामले में ज़्यादा इकोनॉमिकल है, क्योंकि शेड्यूल्स को फिल करने के लिए नेचुरली सैंपल साइज बड़ा चाहिए, फिजिकल एफर्ट ज़्यादा चाहिए, हार्ड वर्क चाहिए। यू विल नीड अ टीम टू एनालाइज दैट डेटा, you will need different softwares, you will need to learn different techniques to work on computers to process data. तो sorry friends, जो अगला डिफरेंस होता है, क्वेश्चनएयर में लोग रिस्पांस नहीं करते हैं। ये इशू जो अभी हमने डिस्कस किया कि 150 लोगों को भेजा, उसमें से 30 लोगों ने ही रिस्पॉन्ड किया। शेड्यूल्स में ऐसा कम होता है, क्योंकि सिंपल वन वर्ड आंसर्स होते हैं, या फिर डेटा को देने वाला भी दे डोंट फील बर्डन बाय द इंटरव्यू या बाय द प्रोसेस, तो आसानी से ये काम हो जाता है। ठीक है, अब देखिए बुक्स में बहुत तरह की चीज़ें दी हुई हैं। बेसिकली ये मार्केटिंग रिसर्च के हिसाब से किताबों में लिखा गया है, उसकी हम लोगों को एंट्रेंस एग्जाम के लिए ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जो रेलेवेंट पार्ट है उसको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। डिटेल्ड लेक्चर्स अवेलेबल हैं ABVP SIS पेज पे, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। अब फ्रेंड्स एक अगला डेटा कलेक्शन का नेक्स्ट स्टेप होता है कई बार कंटेंट को एनालाइज करना।
अब ये कंटेंट क्या होता है इसको समझते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ डेटा ऑलरेडी अवेलेबल। फॉर एग्जाम्पल, इफ you have to do a research on will a particular shop succeed in a particular area or not, किसी जगह पे किसी आदमी को कोई दुकान खोलनी है तो वो आपको एज अ रिसर्चर हायर करेगा। ही और शी विल पे यू अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी, और उसमें आपको बताना है कि वहां पे कौन से चीज की दुकान ज्यादा चली। तो इसके लिए जो ऑलरेडी कंटेंट है आपके पास वो ये है कि वहाँ पे फुटफॉल कितना है, इसकी स्टडी करिए, कितने लोग गुजरते हैं, कोई बड़ी सड़क है या कोई ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड मार्केट है। फिर वहाँ पे नंबर ऑफ शॉप्स कितनी है, उनमें से कौन सी शॉप किस चीज़ की है। इस तरह लोगों का इकोनॉमिक स्टैंडर्ड क्या है, क्या लोअर मिडिल क्लास एरिया है, मिडिल क्लास एरिया या हायर इनकम ग्रुप वाला एरिया है। तो इस तरह करके अलग अलग तरह से आप एक कॉन्टेक्स्ट को या कंटेंट को एनालाइज करते हैं। ये भी डेटा कलेक्शन का एक मेथड होता है। इसके अलावा डेटा कलेक्शन में जो मैंने पहले आपको बताया सेकेंडरी डेटा होता है। सेकेंडरी डेटा में आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर्स, लोकल मैगजीन्स, दे आर अ वेरी गुड मिरर। अगर आप कोई लोकल रिसर्च कर रहे हैं, जैसे हरियाणा के किसी गांव में आपको इलेक्टोरल अवेयरनेस के बारे में रिसर्च करना हो, तो ऐसी सिचुएशन में जो लोकल मैगजीन्स होती हैं, एक पर्टिकुलर सिटी में आने वाला अखबार या साप्ताहिक मैगजीन्स होती हैं, वीकली मैगजीन्स जो लोकली प्रोड्यूस होती हैं, उनसे लोगों का आपको मेंटल मतलब सोशियो साइकोलॉजिकल सेटअप पता करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, अब देखिए हाउ विल यू सेलेक्ट कि मेरे रिसर्च के लिए कौन सा मेथड ज़्यादा अच्छा है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज व्हाट क्वेश्चन। आपका रिसर्च का नेचर क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ योर रिसर्च। क्या आपका रिसर्च क्वालिटेटिव है? अगर क्वालिटेटिव रिसर्च है तो आपको लिटरेचर रिव्यू इन डिटेल करना पड़ेगा, मतलब सेकेंडरी डेटा को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, थियरीज को समझना होगा, उनके एप्लीकेशन को समझना होगा। उस स्टडी से अगर सोशियोलॉजी में है तो सोशियोलॉजिकल थियरीज, इकोनॉमिक्स में है तो बेसिक इकोनॉमिक थियरीज, पॉलिटिकल साइंस में है तो पॉलिटिकल थॉट थियरी आपको समझनी होगी। ऐसी सिचुएशन में आपको अगर क्वालिटेटिव स्टडी करनी है तो लिटरेचर रिव्यू हैज टू बी वेरी एग्जॉस्टिव। सेकेंड स्टेप होगा कि आपके रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर ऑब्जेक्टिव ये है कि ये पता करना है व्हाट इज द ट्रेंड इन माइग्रेंट्स इन अ पर्टिकुलर कंट्री, कि पिछले 10 साल में कितने माइग्रेंट गए, तो क्वांटिटेटिव स्टडी है। वहां पे आप चुपचाप डेटा उठाएंगे और उसको एक्सेल में शीट में स्प्रेड कर देंगे, डेकेडल वाइज कर सकते हैं, ईयर वाइज कर सकते हैं, मंथली कर सकते हैं, और उसके बाद उसका एक एनालिसिस लिख देंगे कि इन द मंथ्स ऑफ मार्च टू मे मोर माइग्रेंट्स हैव कम, दिस हैज बीन अ पैटर्न फॉर द लास्ट 3 years। ऐसे करके आप कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आपके रिसर्च का ऑब्जेक्टिव ये है कि माइग्रेंट्स का मेंटल हेल्थ कैसा है एक पर्टिकुलर कंट्री में, तो वहां आपको क्वालिटेटिव स्टडी करनी होगी। तो ये डिफरेंस समझना होता है। अब जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है उस पर थोड़ी बात करते हैं। बहुत तरह का रिसर्च होता है, बहुत तरह के रिसर्च टाइप्स होते हैं, डेटा कलेक्शन होता है, लेकिन प्रैक्टिकल हिंड्रेंसेस इन रिसर्च भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहला होता है कि आपके रिसर्च का आपके पास फाइनेंस है या नहीं। अगर आपका बजट है 20,000 रुपये महीना, या गवर्नमेंट आपको 20,000 रुपये महीना फेलोशिप दे रही है, और आप 80-80 हज़ार, 1-1 लाख की किताबें खरीदने का सोचेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। या फिर आप सोचेंगे कि मैं ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर यूज़ करूं जिनका मंथली चार्ज $500 अ मंथ है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। तो जो बजट होता है, इकोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं, या जो फंड्स अवेलेबल होते हैं, दे आर वन ऑफ द प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस इन choosing how will you collect and analyze your data or form your questionnaire or go about with your research। सेकेंड होता है टाइम लिमिट। एक पीएचडी का टाइम जनरली 4 से 5 साल होता है। अब आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि 4 साल तक सिर्फ सेकेंडरी लिटरेचर ही पढ़ते रहें, तो टाइम लिमिट के अंदर काम करना होता है। ह्यूमन कैपेबिलिटी भी कुछ कोई चीज़ होती है जिसको राइटर्स ब्लॉक कहते हैं। अगर आप एक महीने में सोचेंगे 300 पेजेस लिखने का, तो कहीं ना कहीं जाके आपका दिमाग हैंग हो जाएगा। इसीलिए आप क्या करते हैं, एक एक पैराग्राफ करके अपने रिसर्च को ड्राफ्ट करते हैं। तो इसके लिए डिटेल्ड प्लान बनाया जाता है, जिसमें सबसे पहले आप एक बिब्लियोग्राफी बनाते हैं कि कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, फिर एक वीकली प्लान बनाते हैं कि ये किताब आप पढ़नी है, ये किताब उसके बाद पढ़नी। फिर आप डेटा कलेक्शन पे आते हैं, दुनिया भर के लोगों से, ऑर्गेनाइजेशन से आप बात करते हैं, कॉन्फ्रेंसेज में जाते हैं, सेमिनार्स में जाते हैं, और धीरे धीरे करके आप अपने रिसर्च को कंसोलिडेट करते हैं। ठीक है, अगला फैक्टर ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं कल्चरल डाइवर्सिटी पे काम कर रहा हूँ,
तो मुझे मिलिट्री प्रिसीजन की जरूरत नहीं कि मैं एकदम एग्जैक्टली बता दूं कल्चरल डाइवर्सिटी सक्सेसफुल रही है, गवर्नमेंट उसको अच्छे से देख रही है, नहीं देख रही है। प्लीज होल्ड। गवर्नमेंट कल्चरल डाइवर्सिटी पॉलिसीज को अच्छे से बना रही है, नहीं बना रही है, इसके लिए यस या नो में बिल्कुल डेफिनेट आंसर करूं ये जरूरी नहीं है। व्हाट माय मोटिव इज टू ओवरऑल अंडरस्टैंड, एक्सप्लोर एंड देन प्रेजेंट प्रिस्क्रिप्शंस बेस्ड ऑन सोशल पॉलिटिकल फिनोमेना, जिससे पॉलिसी मेकर्स को बाद में हेल्प हो सके। कोई और स्टडी हो सकती है, जैसे कोरोना वायरस के लिए रिसर्च, कोरोना वायरस के वैक्सीन के लिए रिसर्च, वहां प्रिसीजन 100% चाहिए। तो इट डिपेंड्स कि कितना प्रिसीजन आपको चाहिए अपने रिसर्च में, इस पे भी डिपेंड करता है कि किस तरह का आप डेटा चाहते हैं, किस तरह से आप डेटा कलेक्ट करेंगे। अगर आपको 100% प्रिसीजन चाहिए तो आप रैंडम सैम्पलिंग और इंटरव्यूज पे डिपेंड नहीं कर सकते। वहाँ आपको लैब टाइप कंडीशंस चाहिए होंगे जहाँ आप वेरिएबल्स को कंट्रोल कर सकें, वेरिएबल्स को अप या डाउन कर सकें, उनके इंटेंसिटी बढ़ा या घटा सकें। ठीक है, अब जो अगला पॉइंट आता है, ठीक है, एक बार केस स्टडी मेथड को हम लोग समझ लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए केस स्टडी क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल चलिए अभी ओला का इलेक्ट्रिक स्कूटर आने वाला है, तो इसके लिए ओला कंपनी ने किसी फॉरेन कंपनी के साथ मर्जर किया, एक डील की, फिर उन्होंने एक केस स्टडी की। ऐसा उन्होंने किया नहीं है, हम लोग एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन इमेजिन कर रहे हैं। केस स्टडी होता क्या है इसको समझने के लिए, इसमें ओला की जगह हमारा सब्जी खरीदने वाला एग्जाम्पल भी जो मैं हर क्लास में बताता हूँ वो भी अच्छा रहेगा। तो ऐसी सिचुएशन में एक केस स्टडी की कि एक स्कूटर या मोटरसाइकिल ओनर को किन किन चीजों से, प्रॉस या कॉन्स से गुजरना पड़ता है थ्रू द लाइफ टाइम ऑफ अ टू व्हीलर। तो उसमें आया कि फ्यूल कॉस्ट होता है, मेंटेनेंस कॉस्ट होता है, पार्किंग की दिक्कत होती है, इंक्रीजिंग फ्यूल प्राइस एक कंसर्न है, सीटिंग कंफर्ट है, हेलमेट कहाँ रखना है, टायर लाइफ कितनी होती है, नॉर्मल मेंटेनेंस का एक्सपेंडिचर कितना है, रनिंग कॉस्ट कितना है, ये सारी चीज़ें उनमें निकल के उस केस स्टडी के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने 20 इंडिविजुअल्स को, अभी ये एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, 20 इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट किया। उसमें उन्होंने उन 20 इंडिविजुअल्स को उनकी टू व्हीलर की जगह ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर यूज करने को कहा फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, और रोज उनके डेटा को कंप्यूटर पे एंटर किया कि आज इनके स्कूटर ने इतने किलोमीटर कवर किए, ये इतना डिस्टेंस हुआ, इतना बैटरी चार्ज हुआ, इतना टाइम लगा बैटरी चार्ज करने में, आज इनको ब्रेक की प्रॉब्लम हुई, एक्सेलरेशन की प्रॉब्लम हुई, सीटिंग कंफर्ट की प्रॉब्लम हुई। फिर इस केस स्टडी से जो डेटा कलेक्ट हुआ उसको एक जगह कोलेट करके एक डॉक्यूमेंट में ट्रांसफॉर्म किया गया। यूनाइटेड नेशंस के सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस एंड सबऑर्डिनेट ऑर्गेनाइजेशंस केस स्टडी मेथड बहुत यूज करते हैं, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि एट द इंडिविजुअल लेवल दुनिया में होने वाले सारे कामों का इंडिविजुअल्स पे क्या फर्क पड़ रहा है। तो केस स्टडी मेथड एक बहुत ही कामयाब, दो इट इज कंपैरेटिवली कॉस्टलियर देन अदर मेथड्स, लेकिन किसी भी सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक फिनोमेना को समझने के लिए केस स्टडी बहुत अच्छा एक मेथड होता है। ठीक है, इसमें जनरली कोई भी एक यूनिट डिसाइड करते, देखिए फ्रेंड्स यूनिट का रिसर्च में बहुत यूज होता है। द टर्म यूनिट इज बेसिकली ग्रुप ऑफ पीपल और ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस यू डिसाइड टू वर्क विथ। तो अब क्या होता है कि आपने चूज किया इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट, उसमें चूज किया वेरिएबल टू व्हीलर यूजर्स, उसमें चूज किया स्कूटी या स्कूटर यूजर्स वाले लोग। ठीक है, तो ऐसे करके आप यूनिट डिसाइड करते हो। तो क्लोज्ड ग्रुप में स्टडी करना केस टू केस। अब देखिए इसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक क्या है इस मेथड का, केस स्टडी मेथड का, कि दो यू विल हैव जनरलाइज्ड कंक्लूजंस बट मोर और लेस the results will change on case to case basis। अब इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी के मार्केट का बिहेवियर या कंज्यूमर एंड कंज्यूमर का बिहेवियर रॉयल एनफील्ड या हार्ले डेविडसन के एंड यूजर से डिफरेंट हो, वहां पे फैक्टर्स दूसरे होंगे। इसलिए ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने के लिए
केस स्टडी जो है वो फिर से नई ही करनी चाहिए, अनटिल एंड अनलेस आप पर्टिकुलर एक एरिया में रिसर्च कर रहे हैं और आपको कोई केस स्टडी मिलती है विच इज रेलेवेंट, तो आप उसको एक सेकेंडरी डेटा सोर्स के रूप में यूज कर सकते हैं, अपने थीसिस में, अपने एक्सप्लेनेशन में बता सकते हैं कि इन दिस ईयर से 2009 अ स्टडी वाज कंडक्टेड जिसमें ये रिजल्ट्स आए थे, फिर अभी 2021 में ओला हैज कंडक्टेड दिस स्टडी जिसमें ये रिजल्ट आए थे, फिर आप कहोगे कि मैंने भी एक केस स्टडी की, इन तीनों का कंपैरेटिव रिजल्ट लेके कंक्लूजन्स आप दे सकते हो। बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग, यू आर कोलेटिंग सेकेंडरी डेटा विथ योर ओन प्राइमरी डेटा एंड देन एनालाइजिंग, कंपेयरिंग एंड कॉम्प्रिहेंडिंग what are the differences and similarities and how human behavior changes with the change of variables। ठीक है, चलिए अब थोड़ा स्केलिंग वाले पार्ट को भी समझते हैं। आप लोग जनरली किस किताब को रेफर कर रहे हैं आरएम के लिए? सीआर कोठारी सर। हाँ ठीक है, अच्छी किताब है, लेकिन देखिए अभी क्या है ना, अगर आप लोगों को टाइम मिले तो ऑनलाइन सोर्सेज का भी यूज करिए। देयर आर वेरी गुड लेक्चर्स ऑनलाइन भी, पर्टिकुलर सेक्शंस को उठा के उसके बारे में आप ऑनलाइन लेक्चर्स यूट्यूब वगैरह पे देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सीनियर प्रोफेसर्स हैं जो गवर्नमेंट में बहुत सारे प्रोग्राम्स आ गए हैं जिससे वो ऑनलाइन अवेलेबल, जैसे स्वयं एक पोर्टल है, वहाँ रिसर्च मेथडोलॉजी बहुत अच्छा पढ़ाया गया है, तो अगर उसका एक्सेस आपको मिल सके तो दैट विल बी वेरी फ्रूटफुल। कोठारी के शुरू के 10 चैप्टर सभी को पढ़ने चाहिए, उसमें वो डेटा न्यूमेरिकल जो दिए हैं वो इग्नोर कर सकते हैं आप। बेसिकली आपको वर्ड एंड देयर मीनिंग और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स को याद रखना, कोठारी से इतनी ही हेल्प होगी, बाकी जो आप आंसर टिक करके आएंगे वो आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी। अब जैसे ये स्केलिंग का चैप्टर बहुत बड़ा है, तो इतना सारा कुछ आपको स्केलिंग के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं थोड़ा कट शॉर्ट करके आपको इसका बेसिक मैसेज बता देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये करते हैं कि आखिर किसी चीज को स्केल करने का, नापने का, मेजर करने का जरूरत क्यों है रिसर्च में। इसके दो वेरिएबल्स हैं, एक तो किसी चीज का रीच आप देखना चाहते हैं, दूसरा किसी चीज की डेप्थ को आप देखना चाहते हैं। ठीक है, तो रीच को देखने के लिए अलग तरह के स्केलिंग टेक्निक्स होते हैं, डेप्थ को देखने के लिए अलग तरह के स्केलिंग टेक्निक्स होते हैं। देखिए, डेटा कलेक्शन में एक तो ये तरीका होता है जब आप पाई चार्ट में परसेंटेज बता देते हैं कि इतने परसेंट एथनिक माइग्रेंट्स, अभी आपको शायद ये उल्टा दिख रहा है बट इसमें बेसिकली एथनिक कंपोजिशन ऑफ जर्मनी बताया गया है। एक तरीका ये होता है, ये स्केलिंग है, what percent of what people, students, employers, mid career professionals, university professionals, ये किस तरह से किस वेरिएबल पे कितना रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत प्रैक्टिकल चीजें हैं जो रिसर्च मेथोडोलॉजी में आपको पढ़नी है, आप कहीं भी रिसर्च करेंगे तो ये सारी चीजें आपको यूज आएंगी। अब देखिए मेजरमेंट क्या होता है, इट इज बेसिकली अ यार्ड स्टिक। हाउ विल यू नो व्हाट इज द रीच ऑफ अ पर्टिकुलर पॉलिसी। से अभी अगर हम गरीबी उन्मूलन की बात करें या विमेन एम्पावरमेंट की बात करें, तो सिर्फ ये कह देने से कि विमेन आर मोर एम्पावर्ड देन बिफोर, दिस इज नॉट ट्रू। इसके लिए आपको स्केलिंग मेथड्स या मेजरमेंट का यूज लेना पड़ेगा। इसको करने के लिए सबसे पहले कुछ 3-4 बेसिक टूल्स होते हैं। जैसे पहला होता है नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल मतलब बस आपने नाम दे दिया, हिंदी में समझ जाइए, नाम दे दिया। फॉर एग्जाम्पल इंडियन क्रिकेट टीम फील्ड पे उतरी, वैसे तो सबको पता है इंडियन क्रिकेट टीम में कौन प्लेयर, किसका क्या नाम है, किसका क्या रोल है, लेकिन जस्ट टू मेक थिंग्स कन्वीनियंट उनकी जर्सी पे एक नंबर दे दिया जाता है। उस नंबर का और कोई सिग्निफिकेंस नहीं है अपार्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइजिंग दैट पर्टिकुलर प्लेयर। नंबर 5 यहाँ जाएगा, नंबर 6 वहां जाएगा, हॉकी में, फुटबॉल में।
इस तरह कोच उसको समझाते हैं। उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई स्केल नहीं है गुड और बैड का वो। तो नॉमिनल मेथड का मतलब है बस फॉर द नेम सेक, जस्ट टू आइडेंटिफाई द वेरिएबल, आप उसको एक नंबर दे सकते हो। वो नंबर 1 2 3 4 भी हो सकता है, ABCD भी हो सकता है, रोमन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सिंपली नॉमिनल का यही मतलब। अब देखिए नॉमिनल स्केल में कंपैरिजन करना मुश्किल है, मतलब वैसे तो करना इनवैलिड है लेकिन मुश्किल है। मुश्किल इसलिए क्योंकि वहाँ जीरो का वैल्यू डिफाइंड नहीं है। जहाँ जीरो ही डिफाइंड नहीं है वहाँ पे आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, या करेंगे भी तो पूरी तरह ऑब्जेक्टिव कंक्लूजन पे नहीं पहुंचेंगे। ठीक है। अगला होता है ऑर्डिनल स्केल। नॉमिनल स्केल से थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होता है ऑर्डिनल स्केल में, जहाँ पे थोड़ी सी क्वालिटी को स्टडी करने में हेल्प मिल जाती है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए Formula 1 की रेस हो रही है, या एक क्लासरूम का एग्जांपल लेते हैं। रोल नंबर 10 और रोल नंबर 40 है। रोल नंबर 10 जो है बच्चा, उसने पिछले साल एनुअल एग्जाम में 10th रैंक हासिल किया था, और रोल नंबर 40 वाला या 50 वाला 50th रैंक पे आया था। इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। उसकी तबीयत खराब हो, उसका पढ़ाई पे ध्यान नहीं लगा हो, वो नए शहर में आया हो, देयर कैन बी प्लेथोरा ऑफ रीजन। अब क्या होगा कि अगर इस ऑर्डिनल स्केल को आप क्वालिटी के हिसाब से जज करने लगेंगे तो ये एक एब्सोल्यूट मेजरमेंट नहीं हो पाएगी। क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता है कि रैंक 1 वाले बच्चे से रैंक 10 वाला बच्चा 10 गुना ज्यादा बेवकूफ हो, या ओनली 1/10 ऑफ नॉलेज हो उसको, या फिर रैंक 10 वाले से रैंक 40 वाला 4 गुना ज्यादा बेवकूफ हो। ये तो पॉसिबल नहीं है। तो रिसर्च में चीजों को स्ट्रीमलाइन करने के लिए ऑर्डिनल मेथड या ऑर्डिनल स्केल होता है, जो कि क्वालिटी को बस दर्शाता है। इट जस्ट हिंट्स यू अबाउट द क्वालिटी। इसमें कोई कॉन्क्रीट मेजरमेंट या कंपैरिजन नहीं हो सकता है। तो फिर इसको हम यूज क्यों करते हैं? यूज इसलिए करते हैं क्योंकि देयर आर मल्टीपल वेरिएबल्स इन अ पर्टिकुलर रिसर्च। तो शुरुआत में रिसर्च जब हम शुरू करते हैं तो उनको हमको सजाना होता है, अरेंज करना होता है, तो उससे हमको इसमें हेल्प होती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेल यू वेरिएबल A एंड B टुगेदर कैन सॉल्व द प्रॉब्लम C। अब ये एक पर्टिकुलर केस है। वेरिएबल A एक डिफरेंट एंटिटी था, B एक डिफरेंट एंटिटी है, और C प्रॉब्लम को दोनों मिलकर सॉल्व कर सकते हैं। दिस स्टेटमेंट विल नॉट बी ट्रू फॉर एनी अदर वेरिएबल, मे और मे नॉट बी ट्रू। तो इसलिए ए और बी नाम देना जरूरी है ताकि आप उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सके। 300 पन्ने की 200 पन्ने की थीसिस आप लिखते हैं, उसमें अगर आपने पहले से नाम दे रखा है, या एक गेम में जहाँ पे हर माइक्रो सेकेंड में रिजल्ट्स बदल सकते हैं, वहाँ पे अगर आप पूरा नाम लेंगे, सोमनाथ भारती, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, या राहुल गांधी तो अब कोई नाम ही नहीं रखेगा बच्चे का, लेकिन अगर इस तरह पूरा राहुल गांधी तुम लेफ्ट जाओ, अरविंद केजरीवाल तुम राइट जाओ, ऐसा बोल देंगे तो लेट हो जाएगा। तो जस्ट टू मेक थिंग्स कन्वीनियंट, नंबर 5 टू द मिडिल पोजीशन, नंबर 4 टू ईयर, ये बेसिकली नॉमेनक्लेचर दिया जाता है। क्लास में भी अगर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ आप देखें, रोल नंबर का या रैंक का कोई खास क्वालिटी क्राइटेरिया से मतलब तो है नहीं। हो सकता है रोल नंबर 40 विल बिकम अ ग्रेट मूवी स्टार और अ गिटारिस्ट और अ पेंटर। तो ये बस एक रिफ्लेक्शन है कि पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को, ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स को एक ऑर्डिनल उसमें सजा दिया गया है फॉर करंट रेफरेंस। फ्यूचर में ये रेफरेंस चेंज भी हो सकता है। उसके बाद इंटरवल स्केल होता है। देखिए इंटरवल स्केल इज अ बिट मोर टेक्निकल। उसमें क्या होता है, टाइम के हिसाब से या इंटरवल के हिसाब से गैप को आइडेंटिफाई करना होता है। जैसे थर्मोमीटर होता है। थर्मोमीटर में हम देखते हैं कि टेम्परेचर 102 है, 104 है, या 98.6 है, या 97 है, 95 है। तो वो बेसिकली क्या है, वो इंटरवल्स बताता है हमको किस इंटरवल से वहां मतलब होता है 98.6 है या नहीं टेम्परेचर। अगर उससे ज़्यादा है तो हम कहते हैं बुखार है, अगर कहते हैं 100 है तो पैरासीटामोल खा लो, अगर 100 से कम है तो थोड़ा वेट करो, थोड़ी स्वेटिंग करो, थोड़ा पानी पियो, या कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन खा लो। तो बेसिकली इंटरवल मेथड का यूज जो होता है, इट इज टू आइडेंटिफाई पर्टिकुलर पोजिशन और पर्टिकुलर सर्कमस्टांस सो दैट द रिसर्चर कैन एनालाइज इंपॉर्टेंट इवेंट्स। इंटरवल मेथड का या इंटरवल स्केल का यही यूज होता है। ठीक है। अब इसमें बहुत आसान सी बात है कि इसमें भी
कंपैरेटिवली रिजल्ट्स जो होते हैं दे आर मोर सर्टेन देन द लास्ट टू स्केल्स, बट कंप्लीटली सर्टेन आप नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि इसमें भी जीरो आइडेंटिफाइड नहीं है या एब्सोल्यूट जीरो नहीं है। एब्सोल्यूट जीरो तो आप थर्मोमीटर के केस में हम कभी जान ही नहीं सकते हैं। थर्मोमीटर कैसे बनता है? वो बेसिकली वाटर के बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट के हिसाब से काम करता है। तो एब्सोल्यूट जीरो का वैल्यू तो साइंस को ही खुद नहीं क्लियर है बहुत सारे फील्ड्स में, तो इसलिए ये एब्सोल्यूट स्केल नहीं हो सकता। इन सबसे ज्यादा यूजफुल स्केल होता है रेशियो स्केल। रेशियो बेसिकली लॉजिक बेस्ड एक फेनोमेना है जिसमें आप एब्सोल्यूट जीरो को जानते हैं कि इन कंपैरिजन टू दिस या इन रेशियो विद इंडियन इमिग्रेंट्स, टर्किश इमिग्रेंट्स आर डूइंग बेटर इन जर्मनी। इसका मतलब क्या है कि आपको पता है कि वर्स्ट क्या होता है। वर्स्ट ये होता है कि उठा के फेंक दिया वापस उनकी कंट्री में, माइग्रेट को एक्सेप्ट नहीं किया, असाइलम सीकर को एक्सेप्ट नहीं किया। वर्स्ट आपको पता है, जीरो आपको पता है, ठीक है। अब इसमें क्या सहूलियत होती है कि इसी केस में अगर सिर्फ मैथमेटिकल इक्वेशन हो, टेबल सुनाना हो, 12 का टेबल, 13 का टेबल, तो कोई बच्चा पूरा टेबल अच्छे से सुना जाता है, कोई दो चार जगह हिचक जाता है या उससे कोई मिस्टेक हो जाती है। तो रेशियो स्केल में आप कह सकते हैं कि आउट ऑफ 10 टेबल्स यू वर वेरी गुड या एक्सेलेंट या आउटस्टैंडिंग इन 9, बट रमेश, सुरेश, राधा, कृष्णा जो भी है, दे कुड नॉट आंसर 4 ऑफ देम। तो यहाँ रेशियो होने की वजह से क्लियरिटी ज्यादा है आपके रिसर्च में। वो इसलिए पॉसिबल है क्योंकि रेशियो वाले स्केल में आपको सर्टेनिटी ज्यादा है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एब्सोल्यूट जीरो। जीरो आपको पता है कि जीरो की वैल्यू क्या है या जीरो का मीनिंग क्या है, इसलिए रेशियो स्केल ज्यादा रेलेवेंट है। ठीक है, अब थोड़ी सी बात हम लोग कर लेते हैं कि रिसर्च में पॉल्यूशन या एरर क्या होता है। सिंपली कोई भी ऐसी चीज, सर्कमस्टांस, बायस, प्रॉब्लम, लिमिटेशन जो 100% क्लैरिटी इन रिजल्ट नहीं लाने दे, वो रिसर्च के लिए एरर या पॉल्यूशन। दुनिया में कोई भी साइंटिफिक रिसर्च चाहे वो कितनी भी एक्यूरेट हो, 0.3% ऑफ एरर ऑफ मार्जिन लेके ही चलती है। दिस इज ट्रू फॉर इवन द मोस्ट एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च। 100% सर्टेनिटी किसी रिसर्च में नहीं होती है। हम लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना कि हमने तो अपना 100% दिया था, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ या मेरा प्रीलिम्स रह गया या मेरा एंट्रेंस एग्जाम में 1 नंबर से रह गया। 100% इज अ वैल्यू विच कैन नॉट बी अचीव्ड इन प्रैक्टिकल लाइफ। इसी बात को रिसर्च में एक्नॉलेज करते हैं और हमेशा 0.3% मिनिमम, वैसे जो स्केल है 0.3 to 3%, ये मार्जिन ऑफ एरर लेकर के ही रिसर्च होता है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं या दवाइयाँ ऐसी होती है जिनकी एफिशिएंसी का स्केल होता है। जैसे अभी आप सबने सुना होगा कि कोविड वैक्सीन में कोविशील्ड की एफिशिएंसी इतनी है और आई एम सॉरी, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द अदर वैक्सीन, तो इसकी एफिशिएंसी 70% है, इसकी 90% है, स्पुतनिक की इतनी है, फाइजर की इतनी है। बेसिकली क्या है, मार्जिन ऑफ एरर को जस्टिफाई नहीं करते हैं रिसर्चर्स। वो कहते हैं कि हाँ, इवन आफ्टर डूइंग एवरीथिंग, कोवैक्सीन, ठीक है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, तो इवन आफ्टर डूइंग एवरीथिंग मार्जिन ऑफ एरर रहता ही रहता है। अब ये मार्जिन ऑफ एरर क्यों रहता है? सबसे पहले तो ह्यूमन कैपेबिलिटी की वजह से रहता है। किताबों में ये चीज नहीं है, लेकिन आए तो आपको आंसर ये क्लिक करना है। 100% फोकस एट 100% ऑफ द टाइम इज नॉट पॉसिबल। हो सकता है लिखते लिखते, बहुत लंबा एक आर्टिकल लिखते लिखते एक आध वर्ड इधर उधर मिस्टेक हो जाती है, इसीलिए हम मशीन का हेल्प लेते हैं। हो सकता है वो मशीन भी गलत हो जाए, उसका करेक्शन मैकेनिज्म भी गलत हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल एक थीसिस लिखते हैं तो वर्ड हमें बताता है क्या क्या उसमें कमी है। वर्ड के बाद हम ग्रामरली इंस्टॉल कर लेते हैं, ग्रामरली बताता है, फिर उसके बाद हम और भी कर लेते हैं, प्रूफ रीड करवा लेते हैं किसी दोस्त से, किसी सीनियर से, किसी कलीग से, फिर भी मार्जिन ऑफ एरर रहता ही रहता है। तो ह्यूमन कैपेबिलिटी पहला है। दूसरा, जिस तरह आपकी कैपेबिलिटी लिमिटेड है उसी तरह रिस्पोंडेंट्स की भी कैपेबिलिटी लिमिटेड है। हो सकता है उस दिन जिस दिन उसने क्वेश्चनर दिया वो जल्दी में था, हो सकता है उसको
वो जर्मनी और यूरोप में होता है ना, एप्पल के प्रोडक्ट्स लेने के लिए रात भर लाइन लगाते हैं। हो सकता है पिछली रात वो लाइन में लगा रहा हो और सुबह आपका ईमेल आ गया हो, नए नए फ़ोन पे उसने रिप्लाई तो कर दिया बट वो 100% अटेंटिव नहीं था। ठीक है, उसी तरह सिचुएशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक परफेक्ट इंटरव्यू ले रहे हैं, परफेक्ट वेदर में परफेक्ट कॉन्वर्सेशन हो रही है, फिर भी सिचुएशन में कुछ ना कुछ ऐसा होता है, जैसे 100 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन है, उनमें से 2 क्वेश्चन में फ़ोन रिंग हो गया। तो जैसे अभी आप लोग पढ़ा, तो मैं अगर मेरा ध्यान इधर क्वेश्चंस पे गया तो मेरा ध्यान टूट जाता है, आई गेट डिस्ट्रैक्टेड। तो ये ह्यूमन फिनोमेना, ये रिस्पोंडेंट्स के साथ भी होता है और इंटरव्यूअर्स के साथ भी होता है। ठीक है, अब क्या होता है, मेजरिंग स्केल में भी प्रॉब्लम्स होती है। जैसे मैंने ये थीसिस बनाई, इस थीसिस में मैंने मेजर किया, लेकिन चूंकि मैंने 50 क्वेश्चन पूछे थे, अब सारे 50 क्वेश्चंस का परफेक्ट मीनिंग मुझे नहीं पता है। तो ये देखिए, ये एक क्वेश्चन पूछा था, उसका ये डेटा मैंने इधर पैराग्राफ में लिख दिया, और इधर ये दूसरा क्वेश्चन था। ये दोनों अलग अलग टाइप के इसीलिए है बिकॉज आई एम नॉट 100% श्योर कि पिछला स्केल इसमें चलेगा। तो अलग अलग टाइप ऑफ स्केल्स मैंने यूज किए, अलग अलग टाइप ऑफ आंसर्स एक्सपेक्ट किए थे, जो एक्सपेक्ट किए थे उससे बहुत अलग मिला, तो मेजर करने की टेक्निक मुझे चेंज करनी पड़ी। उसके बाद भी मार्जिन ऑफ एरर रह ही जाता है। मेजरिंग और इंस्ट्रूमेंट वगैरह तो जनरली साइंस में यूज होते हैं। आप जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज करेंगे दैट इज बेसिकली थियरी टेस्टिंग। आपने बचपन से पढ़ी मार्क्सिज्म, ऐसा होता है वैसा होता है, जेएनयू आके पता चला अरे यार इनके पास तो कोई काम नहीं है, ये दिन भर नहाते धोते हैं नहीं और खुजली वाले कपड़े पहनते हैं और बेफिजूल की यूटोपियन आर्ग्यूमेंट्स करते हैं कि कम्युनिज्म आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, मोदी फासिस्ट है। तो आपको पता चलेगा अरे यार ये तो कार्ल मार्क्स को खुद ही नहीं पढ़े और मुझे बता रहे हैं कि कम्युनिस्ट बन जाओ, ऐसा के लिए वोट दे दो। ऐसे लोग होते हैं। ठीक है, तो ये हर जगह रेलेवेंट होता है। अब देखिए, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी, ये दो चीज़ें समझना, नॉट फॉर दिस एग्जाम ओनली बट फॉर एनी फील्ड। इंसान की इंटेग्रिटी ये रिसर्च में तय करता है कि आपका रिसर्च कितना वैलिड है और कितना रिलायबल है। ऐसा हो सकता है, प्लीज़ मेरी बात याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा इस पर। ऐसा हो सकता है कि एक रिसर्च वैलिड हो लेकिन रिलायबल नहीं। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। ठीक है, क्यों, अब मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। वैलिडिटी का मतलब क्या होता है कि उस रिसर्च की यूटिलिटी कितनी है, यूज कितना है। आपने कोई रिसर्च की, बहुत अच्छी रिसर्च नहीं भी है, फिर भी कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बन गए कि आपकी रिसर्च का तुरंत रेलेवेंस हो गया। जैसे आप पैंडेमिक के ऊपर कोई रिसर्च कर रहे थे, इम्पैक्ट ऑफ पैंडेमिक ऑन विमेन या माइग्रेंट वर्कर्स, और कोविड आ गया। ऐसी सिचुएशन में हो सकता है बहुत एक्सेप्शनल रिसर्च नहीं हो, लेकिन उसमें कुछ डेटा आपने कलेक्ट किया हो जिससे गवर्नमेंट को, पॉलिसी मेकर्स को तुरंत हेल्प मिल जाए। तो ऐसे में, आई हैव क्रॉस्ड माय टाइम लिमिट, गिव मी 5 मिनट्स मोर। ऐसे में क्या होता है कि वैलिडिटी या कॉन्फर्मेशन ऑफ योर रिसर्च इंक्रीजेस। अगर हम टेक्निकल भाषा में बात करें तो वैलिडिटी इज बेसिकली सेम सिचुएशन, सेम सर्कमस्टेंस में अगर फिर से वही रिसर्च की जाएगी तो आपके रिजल्ट्स वैलिड होंगे। ठीक है, अब देखिए, रिलायबिलिटी क्या होता है कि आपका रिजल्ट कंसिस्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आपने शुरू के 5 पेज में कुछ, ऐसा बहुत लोग करते हैं आर्टिकल्स लिखने में, शुरू में कुछ और आर्ग्यूमेंट किया, लास्ट तक आर्टिकल जाते जाते वही अपना ही आर्ग्यूमेंट कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। दिस इज अ कॉमन प्रैक्टिस बिकॉज ह्यूमन ब्रेन प्लेज विथ यू। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को डिटेल में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, एक चीज रह गई है, वो है, क्या था वो, सेंट्रल टेंडेंसी, व्हाट वाज इट? तो हमने जो अभी तक पढ़ा है, बेसिकली इस क्लास में आपने जो पढ़ा, अगर आज ही आप उसको रिवाइज कर लेंगे तो आपके दिमाग में ये बातें पक्की हो जाएंगी। आई होप आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही है। यू हैव अ क्लास एट 6 ऑल्सो ना? आई एम टेकिंग अ स्क्रीनशॉट ऑफ योर क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करें और क्रैश कोर्स को पूरा करें। इसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो आप लोग बाद में फॉर रिवीजन भी इसको देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड स्टडी वेल।
Thank you so much, Shubh भैया. Thank you so much for this wonderful session. आगे आपके और भी सेशंस ऐसे होते रहेंगे. अब हम दूसरा सेशन अभी से 5 मिनट में शुरू करेंगे. तो आप सभी क्या करना चाहिए आप बताइए. अभी शुरू कंटिन्यू कर सकते हैं हम या 5 मिनट बात करें? कंटिन्यू कर दो. 5 मिनट ब्रेक. ओके कंटिन्यू कर सकते. ओके.